गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का गद्य क्षेत्र का प्रथम अध्याय नमक का दारोगा, जो हमारे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान पुरोधा साहित्यकार, युग प्रवर्तक जिनको कहा जाता है, कहानी सम्राट जिनको कहा जाता है, कलम का सिपाही या कलम का जादूगर जिनको कहा जाता है, ऐसे साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनके द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जो अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। तब इन्होंने दयाराम जी निगम के कहने पर मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास रहे हैं। सोजे वतन और मानसरोवर के 8 खंडों में गुप्त धन इनका कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इनके द्वारा लिखे गए नाटक है। कुछ विचार, वीर प्रसंग इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इनको नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ने के बावजूद इनका लेखन कार्य निरंतर चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। इसलिए इनको यथार्थ और आदर्श का एक जोड़ माना जाता है और आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। अर्थात कहानियों का जब हम काल की बात करते हैं तो इसका डिवीज़न प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग के रूप में किया जाता है। यहाँ पर जो कहानी दी गई है, जिसका शीर्षक है नमक का दारोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इस कहानी में सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि के बारे में कहा गया है। कहानी का प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और स्वयं के मन में उत्पन्न गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में उनसे निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदा वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत खूबी से प्रकट की गई है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे
कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई बुराई नज़र आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। अब घटनाक्रम प्रारंभ होता है। मुंशी बंशीधर घर से निकलते हैं, उनको सरकारी नौकरी प्राप्त होती है और उसके बाद के घटनाक्रम को यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। उसी को बताते हुए लेखक कह रहा है कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक को कहा है जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि नमक किससे बनता है? पानी से। पानी कहाँ से आता है? प्रकृति से। तो लोग इसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच यानी छल कपट का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात यानी उदय होना, प्रकट होना या पैदा होना। अब कोई घूस से काम निकालता था, घूस रिश्वत, तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे, पोबारा होना हर तरफ से लाभ ही लाभ होना, ये मुहावरा शैली है भाषा की, ध्यान रखना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी यानी वैसे तो प्रशंसा और तारीफ है, लेकिन बरकंदाजी का वास्तविक अर्थ है बंदूक को साथ लेकर चलने वाला सिपाही, मतलब सुरक्षा करने वाला सिपाही। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। मतलब उस समय की शिक्षा पद्धति की ओर संकेत किया गया है कि या तो अंग्रेजी शिक्षा थी या ईसाई पद्धति थी, उसको ही लोग सब कुछ मानते थे। फारसी भाषा का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मतलब जिन्होंने प्रेम कथाएं वगैरह पढ़ ली उनको नौकरी में ऊंचे पदों पर स्थापित कर दिया जाता था। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। अब ध्यान रखना, जो पैराग्राफ आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार उससे क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन करना यहाँ से। उसको समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए लड़कियां हैं वो घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती है। पहला प्रसंग कि यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि लड़कियों को घास फूस की तरफ बढ़ते हुआ क्यों बताया? क्योंकि लड़कियों का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, उनका विकास जल्दी होता है। इसी कारण से लड़कियों की विवाह की उम्र नज़दीक आती है तो पिता को उनके विवाह की जन्म के साथ ही चिंता होने लग जाती है। स्वयं के बारे में बताते हुए उनके पिता कहते हैं कि मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे यानी किनारे का, कि जैसे बाढ़ आई, पानी आया और एक साथ किनारे पर लगा हुआ पेड़ बह जाता है, वैसे ही उनके जीवन का कब अंत हो जाए कोई पता नहीं था। न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा है ना पद, कि पद मिले या ना मिले, पैसा मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये तो पीर का मजार है, इसलिए नौकरी को क्या माना? पीर बाबा का मजार। जिसे कोई चढ़ावा चढ़ाता है सब एक्सेप्ट होता है, वैसे ही कोई भी चढ़ावा चढ़ाए तो तुम एक्सेप्ट करना। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो मासिक वेतन क्या होता है? पूर्णमासिक का चांद बताया गया है कि आया और महीने के अंत तक वो समाप्त हो जाता, लेकिन ऊपरी इनकम का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वेतन के लिए कहता है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय क्या है? बहता हुआ स्रोत है या झरना है जिससे सदैव प्यास बुझती है। अब वेतन मनुष्य देता है इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी किसका प्रताप मानता हूँ? ईश्वर का। कि ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत यानी लाभ, वृद्धि जिसे कहा जाए। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गरजमंद है तो उसके साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। मतलब जिसको कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसको आप दाव पर नहीं ला सकते हो। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए।
आगे वाली लाइन अंडरलाइन करो कि इनके जीवन में कौन कौन से नैतिक मूल्य थे। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक थी और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आत्मावलंबन यानी अपनी आत्मा को ही सहारा मानना। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जब वृद्ध मुंशी जी को ये सुख का संवाद मिला तो फूले न समाए। फूले न समाना अत्यधिक खुश होना, मुहावरा शैली अंडरलाइन करना। अब जो कर्जदार थे वो चुप पड़ गए, नरम पड़ गए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लहलाई, मतलब उम्मीद की किरण लहलाती दिखाई दी और पड़ोसियों के हृदय में कांटे चुभने लगे, शूल उठने लगे, क्योंकि किसी को किसी की तरक्की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती। आज इतना ही, बाकी आगे की क्लास में। धन्यवाद।